एसपी को एक कॉल से खबर मिलती है कि शिमला के आउट बॉर्डर में चैल गांव में एक गोदाम में बहुत से हथियार रखे हैं। ये खबर पाते ही तुरंत एसपी आनंद फानन में एक मीटिंग बुलाता है। उसमें वो बताता है कि उसे सूचना मिली है कि हथियारों का एक गोदाम चैल गांव में है। हमें वहां पर रेड डालकर हथियार बरामद करने हैं। वो अपनी टीम को 2 टीम में बांट देता है। साथ ही डॉग स्क्वाड को भी बुलाने की बात करता है। एक पुलिस वाला कहता है कि ये फेक कॉल हो सकती है, परंतु एसपी नहीं मानता है और वो टीम के साथ गांव निकल पड़ता है, लेकिन वहां उसे कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन इसी बीच एसपी ऑफिस के पास कमरे पर हमला होता है जहां अतुल बंद था। वहां तीनों गार्ड को बेहोश कर अंडरग्राउंड कमरे से अतुल को निकाल लिया जाता है। दूसरी तरफ जिला कारावास पर भी हमला कर हमलावर मुखिया और उसके साथियों को निकाल लेते हैं, लेकिन दोनों ही जगह किसी भी पुलिस वाले की जान नहीं जाती है, क्योंकि गन की जगह ट्रैंकुलाइजर इस्तेमाल हुआ होता है। इधर एसपी जब वापस आता है वो देखता है कि सब तहस नहस हो चुका है। सारे पुलिस वाले नीचे पड़े हैं। वो उन्हें तेजी से हॉस्पिटल भिजवाता है। वो तेजी से उस जगह पर जाता है जहां पर अतुल रखा था। वहां भी हर जगह उल्टा पुल्टा पड़ा था और अतुल वहां नहीं है। वो इससे बहुत गुस्से में भर जाता है, अपनी हार को कोसता है। एसपी अपने ऑफिस आता है। उसका मन बहुत भारी लग रहा था। वो कैसे हार सकता था? उसका अहंकार उसे हारने की इजाजत नहीं देता था, लेकिन हारने के बाद टूट गया था। साथ ही वो घायल हुए पुलिस वालों की इस हालत के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता था। इसलिए उसने हॉस्पिटल जाना तय किया। उसने अपने ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहा। गाड़ी में बैठते ही वो सोच रहा था कि ये काम मास्टर जियो का ही हो सकता था, लेकिन वो साबित कैसे करेगा। लेकिन इतना तय था कि सिर्फ मास्टर जियो को ही अतुल और मुखिया के निकालने का फायदा होता। वो ये भी सोच रहा था कि इमेज का क्या होगा। जो नाम उसने कमाया है वो अब मिट्टी में मिल जाएगा। ये सोचते सोचते वो हॉस्पिटल के पास आ गया था। गाड़ी एक बड़े हॉस्पिटल के सामने रुक गई। एसपी के अंदर जाते ही काउंटर पर उसने पता किया कि उसके सिपाही किस वार्ड और किस रूम में है। काउंटर से पता चला उसके सिपाही तीसरे फ्लोर पर हैं। उनका कमरा 204 था। एसपी लिफ्ट की ओर बढ़ा, लेकिन वो क्लोज थी। उसने उसका इंतजार करना ठीक नहीं समझा। वो झट से बाएं तरफ सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। वहां पहुंचकर उसने देखा कुछ पुलिस वालों के घर वाले वहां पहले से मौजूद थे। वो आगे बढ़ा और अंदर जाकर उसने एक सिपाही को देखा। उसकी आंखें बंद थी और थोड़ी चोट भी लगी थी। उसने दूसरे सिपाही की तरफ रुख किया, जो कि ज्यादा घायल था। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। एसपी ने घूमकर सभी सिपाहियों को देखा। उसने देखा कि सिपाहियों के परिवार वाले उसे देख रहे हैं। उसका सर शर्म से झुक गया। वो कैसे उनकी नजरों का सामना कर सकता था। उसने फिर आगे बढ़कर उनके कंधों पर हाथ रखकर सब ठीक होने का दिलासा दिया। फिर सीधे डॉक्टर से जाकर बात की। डॉक्टर ने उसे आश्वासन दिया, परेशानी की बात नहीं है। आपके सभी साथी पूरी तरह से ठीक हैं। उन्हें हैवी बेहोशी की दवा दी गई थी, जिससे उन्हें समय लग रहा है। ठीक है डॉक्टर जी, कब तक पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे? एसपी ने डॉक्टर से कहा। ज्यादा समय नहीं, इन्हें होश तो जल्दी ही आ जाएगा, पर 1 दिन के रेस्ट के बाद अपना काम फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। बताया वक्त डॉक्टर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। बहुत धन्यवाद डॉक्टर, एसपी ने डॉक्टर का शुक्रिया करते हुए कहा। ये तो मेरा काम है और मुझे इसी का रुपया मिलता है, डॉक्टर ने जोर से हंसते हुए कहा। इसके बाद एसपी वहां से निकला और ड्राइवर से सीधे ऑफिस चलने को कहा। उसे मास्टर जियो पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उससे अपने साथियों की हालत नहीं देखी जा रही। उसने मन में प्रण लिया कि वो जरूर इसके पीछे जिम्मेदार व्यक्ति को नहीं छोड़ेगा। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, देखता है कि वहां कुछ मीडिया वाले खड़े थे। उसकी गाड़ी से उतरते ही सबने उसे घेर लिया। वो पहले तो इग्नोर करके चलता रहा, लेकिन फिर भी वो पलट कर खड़ा हो गया, जैसे कह रहा हो पूछ लो। सर, यहाँ हुए हमले के बारे में आपका क्या कहना है? एक लड़की ने सवाल किया। मुझे खबर मिली थी कि हथियारों से भरा एक गोदाम पास ही के गाँव में है, तो मैं वहां रेड करने गया। तभी उसी वक्त ही हमला हुआ। उस वक्त यहाँ पर पुलिस बल भी काफी कम था, जिसकी वजह से ऐसा हो सका। हमले में कोई पुलिस वाले की जान नहीं गई है, एसपी ने उसे जवाब दिया। पर सर, आपने कहा कि आपको खबर मिली थी। आपने खबर को क्यों वेरीफाई करना ठीक नहीं समझा? सवाल में से सवाल खींचते हुए पत्रकार ने कहा, नहीं, मैंने खबर को वेरीफाई नहीं किया और टीम गठित की, क्योंकि मुझे लगा कि अगर खबर सच हुई तो बड़ी मुसीबत शिमला से टल जाती। अगर वहां हथियार होते और मैं बरामद नहीं करता तो शिमला शहर में होने वाले क्राइम का जिम्मेदार भी मैं होता। एसपी ने थोड़ा झुंझलाते हुए सफाई दी। शहर की मुसीबत या अपने प्रमोशन और अपने रुतबे के लिए आपने मिशन किया जिससे इतने लोग खतरे में पड़े? एक अन्य पत्रकार ने सवाल किया।
प्रमोशन और रुतबा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हम लोग दिन रात तुम्हारे लिए जागते हैं और तुम्हें लगता है मैं सिर्फ ये अपने लिए करता हूँ। तुम जैसे लोग सही आदमी से यही सवाल नहीं करते हो, तभी ऐसी घटनाएं खुलेआम होती है। मैंने जब कंसाइनमेंट पकड़ा शिमला में, तब क्राइम रेट सबसे लो रेट पर था, जो कि पहले आए दिन होता था। आज एक घटना से आपने मुझे विलेन बना दिया। जो हुआ उसका मुझे भी दुख है, पर मैं सिर्फ एक अधिकारी हूँ जिसका हर बार बस नहीं चलता। तुम समझते क्यों नहीं? एसपी ने बहुत ही उग्र स्वर में लंबा जवाब दिया। सर, आपको लोग सुपर कॉप कहते हैं, लेकिन आप अपने ही ऑफिस को नहीं बचा पा रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? एक और तीखा सवाल किया। अब पूरी तरह से एसपी ने आपा खो दिया। सुपर कॉप और विलेन, ये सब आप सब लोगों के शब्द हैं। अच्छा काम किया तो हीरो, सुपर कॉप और ना जाने क्या क्या। और आज जब मैं हमले को रोक नहीं सका तो आपने विलेन बना दिया। मैंने उस दिन भी अपना काम ईमानदारी से किया था, और फिर कहूंगा मैं कल भी पूरी ईमानदारी से अपना काम ही कर रहा था। मैं भी साधारण आदमी हूँ। आप समझ नहीं सकते तो मेरी परेशानी और मत बढ़ाएं। रही बात अपना ही घर बचाने की, तो मैं टहलने तो गया नहीं था, मैं अपना काम ही कर रहा था। ये कहते हुए एसपी ने चलना शुरू किया। मीडिया के लोग सवाल करते रहे, लेकिन उसने अनसुना कर अपने ऑफिस में जाकर बैठ गया। उसके एक साथी ने उसे पानी देते हुए कहा, सर आप परेशान न हो, ये मीडिया वाले हैं। जब अपने बाप के सगे नहीं हुए तो आपके क्या होंगे? पानी लेते हुए एसपी ने उसे देखा और फिर पानी पीने के बाद लंबी सांस खींची। वो अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगा। साथ ही मास्टर जियो को एक्सपोज करने का प्लान बनाने में जुट गया। अभी एसपी ऑफिस से जाने की तैयारी में, तभी उसकी फोन की घंटी बजती। कॉल पर कमिश्नर सर थे। वो थोड़ा सा अपने आप को तैयार करता है, फिर कॉल उठाता है। हेलो, गुड इवनिंग सर। एसपी ने औपचारिकता से अभिवादन किया। गुड इवनिंग गई भाड़ में। तुम ये बताओ, तुम अपने आप को समझते क्या हो? उधर से कमिश्नर ने जोर से डांटते हुए स्वर में कहा, सर मैं कुछ समझा नहीं। एसपी ने अनजान होते हुए कहा, तुम्हारा भाषण लोकल न्यूज में घूम रहा है, क्या जरूरत थी गुस्से में मीडिया से उलझने की? कमिश्नर ने बात साफ करते हुए पूछा। सर मैं क्या करता, वो मीडिया वाले मुझसे ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे मैं कोई अपराधी हूँ। जब कोई मेरे ऊपर सवाल उठाए तो मैं क्या करूंगा? मैंने वही किया जो सही लगा। उन्हें जवाब दे दिया। एसपी ने सफाई देते हुए कहा, तुम कुछ नहीं करते, बस चुप रहते, यही ठीक रहता। तुम्हारे जवाब के चक्कर में मीडिया तुम्हारे बयान का पता नहीं क्या क्या मतलब निकाल रही। पुलिस कमिश्नर ने समझाने के स्वर में कहा, सर आप तो जानते हैं कि मैं पूरी ईमानदारी से काम करता हूँ। जब कोई मेरी इंटेग्रिटी पर सवाल उठाता है तो मैं चुप नहीं रह सकता था। एसपी ने स्पष्ट जवाब दिया, पर इस समय तुमसे गलती हुई है तो उसको भी ध्यान में रखो और मीडिया को ढंग से हैंडल करो। मैं समझ नहीं पाता, कभी तो बहुत वाहवाही लूटते हैं, फिर तुरंत उसके बाद बदनाम कैसे हो जाते हो? कमिश्नर ने इरिटेट होते हुए कहा, सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं सावधानी से मीडिया को हैंडल करूंगा और यहाँ की स्थिति को कंट्रोल में कर लूंगा। आप परेशान न हो। एसपी ने अपना पक्ष रखते हुए अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। परेशान कैसे ना हो, तुम्हारे होते हुए तो मुझे आराम करने कहाँ दोगे? मुझ पर भी ऊपर से प्रेशर है, तो प्लीज आप कोई गड़बड़ मत कर देना। कमिश्नर ने भी अपनी मजबूरी प्रकट करते हुए कहा, ओके सर, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। एसपी ने कमिश्नर को आश्वस्त करते हुए कहा। फोन कटने के बाद एसपी अपने घर पहुंचा। वो बहुत परेशान था। उसने अपने आप को थोड़ा शांत करने के लिए गहरी सांस ली। एसपी ने अपनी थकान दूर करने के लिए एक अलमारी से एक रम की बोतल निकाली। किचन से जाकर शीशे का ग्लास लेकर आया। बेचैनी में उसने एक के बाद एक कई पैग पी डाले। अब वो होश में नहीं था। उसके दिमाग में अभी भी कई बातें चल रही थी। पहले झूठी कॉल, विफल रेड, अतुल और मुखिया का छूटना, हॉस्पिटल में पुलिस वालों को देखना, इसके बाद मीडिया वालों के घटिया सवाल, और सबसे अंत में कमिश्नर के फोन ने उसके पारे को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। उसके अंदर आग भड़क उठी। उसके मन में इन सब का जिम्मेदार मास्टर जियो था। इसलिए उसने तुरंत इन सब की जड़ जियो को फोन किया। जैसे ही फोन उठा, तू अपने आप को समझता क्या है? मुझे नहीं पता ये सब किसका किया धरा है। मैं जानता हूँ कि तूने अतुल को क्यों बचाया। मैं ये भी जानता हूँ कि उस वक्त कंसाइनमेंट के पास पारस ही था। तूने मुझे रोकने के लिए मेरे घर पर भी हमला कराया। तेरी वजह से मुझे मेरे कमिश्नर ने सुनाया। मीडिया ने भी मुझे विलन बना दिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तुझे क्या लगता है मैं इतने में ही हार मान लूंगा? अगर मेरी जान पर बन आएगा तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं सिर्फ तेरा सर्वनाश चाहता हूँ और वह मैं करके रहूंगा। एसपी ने तैश में आकर मास्टर जियो को जी भर के सुना डाला। एसपी साहब आप होश में नहीं है, इसलिए ये सब बक रहे हैं। सुबह होते ही आप अफसोस करेंगे। मास्टर जियो ने समझाते हुए कहा, होश में मैं नहीं हूँ या तू नहीं है कि तूने किससे पंगा लिया है। कुछ ही दिनों बाद होश खोने की बारी तेरी है। जब मैं तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगा तब तू अफसोस करेगा। मैं अफसोस नहीं करूंगा। एसपी अभी भी जोश में कुछ भी कह रहा था। आपको जो करना है कर लीजिए, मुझे परवाह नहीं। मास्टर जियो ने बहुत ही शांत ढंग से कहा,
दरअसल वे जानबूझकर उसे उकसा रहा था। कल से तेरी उल्टी गिनती शुरू, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा और तुझे बर्बाद करके ही दम लूंगा, एसपी ने आखिरी में धमकाते हुए कहा। इसके बाद फोन कट गया। एसपी अब प्लान बनाने की कोशिश में जुट गया। उसे आखिर एक युक्ति सूझी। उसने मन में ही सोचा कि क्यों ना सबसे पहले उसके कारोबार को ढहा दिया जाए। उसने अपने एक ऑफिसर को फोन किया और मास्टर जियो के सभी ठिकानों का पता लगाने को कहा, जिसमें गैम्बलिंग, नशे के अड्डे और बहुत सारे गैर कानूनी काम होते थे। भले इससे सीधे गिरफ्तारी का लिंक न मिले, तभी इससे उसे आर्थिक नुकसान तो होता है, जिससे मास्टर जियो तिल मिला उठता। उसने ये भी कहा कि सुबह जल्दी ऑफिस आकर एक टीम रेडी रखना। उसने इस टास्क को टॉप सीक्रेट रखने को भी कहा, क्योंकि इससे विरोधी सावधान हो सकते थे। उसके बाद एसपी के मुंह पर शैतानी हंसी तैर गई। वो प्लान सोचकर मुस्कुरा रहा था। अब उसे सुबह का इंतजार था, ताकि वो मास्टर जियो से बदला ले सके। उधर मास्टर जियो भी सोच रहे थे कि एसपी के दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी प्लानिंग क्या है, उसकी प्लानिंग से कैसे बचा जाए। वो पहले ही काफी नुकसान उठा चुका था, इसलिए और नुकसान नहीं उठाना चाहता था। मास्टर जियो रातों रात एसपी साहब को पूरा प्लान उल्टा पड़ गया था। जब वो मास्टर जियो के गैर कानूनी सामान को पकड़ने गए थे, तो उनको वहां फंसाया गया और बेवकूफ बनाया गया। जब एसपी साहब रेड से वापस आए, तो उन्होंने पाया कि एसपी ऑफिस और उसके बगल वाले पुलिस स्टेशन को किसी ने बहुत ज्यादा तबाह कर दिया था। मगर सबको ये बात समझ आ रही थी कि अतुल और बाकी के लोग गायब थे। एसपी इस बात से बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी वहां पर कुछ मीडिया वाले आ जाते हैं। मीडिया वाले लगातार पुलिस की कमियों को गिना रहे थे। एसपी का दिमाग अब बहुत ज्यादा खराब हो गया था। उसने अपने सामने ही उन मीडिया के लोगों को बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोल दिया। जब एसपी ने मीडिया को ज्यादा बोलना शुरू किया, तो उसको उसके ऑफिसर ने रोक दिया। मीडिया का कंसर्न ये था कि पुलिस के आदमी उनको कुछ नहीं बता रहे थे। एसपी के ऐसा करते ही उसके ऊपर बैठे लोग कॉल करके बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। वो लोग एसपी को उसके काम के बारे में समझाते हैं और उसको बताते हैं कि एसपी होकर मीडिया के लोगों से अच्छे से बात करें। पहले से ही पुलिस की इमेज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। अगर इसमें वो कुछ करेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। एसपी का दिमाग अब बहुत ज्यादा खराब हो गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जब एसपी से अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने मास्टर जियो को कॉल करके बहुत ज्यादा धमकाया। मास्टर जियो ने बहुत आराम से एसपी को समझाया कि जो होना है वो तो हो गया है, अब ज्यादा हाथ पैर चलाने से कोई मतलब नहीं है। मास्टर जियो इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि एसपी अभी घायल शेर की तरह है। वो अभी मौका पाकर हमला करने वाला है। मास्टर जियो को कबीर ने बहुत पहले ही बता दिया था कि एसपी क्या क्या कर सकता है। खैर, अब मास्टर जियो आराम से अपने घर पर बैठकर एसपी का इंतजार करने लगे। फोन आने के 2 घंटे के अंदर ही एसपी अपनी टीम के साथ मास्टर जियो के घर के बाहर खड़ा था। मास्टर अंदर से बैठकर बहुत आराम से एसपी को आता हुआ देख रहे थे। वो तो समझ ही रहे थे कि एसपी के दिमाग में क्या हो रहा है। मास्टर जियो ने अपने आदमियों को पहले ही बता दिया था कि एसपी कुछ भी करे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। एसपी अपनी कार से बाहर आते ही मुख्य गेट के पास आता है और जोरदार लात से मुख्य गेट को 2 हिस्सों में खोल देता है। एसपी साहब का तेवर देख के मास्टर जियो को बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी, मगर अभी उन्होंने अपने चेहरे से इस बात को जाहिर नहीं होने दिया था। एसपी साहब ने अंदर आते ही अपने आदमियों को चिल्लाते हुए कहा, एक एक कोना देखो, कहीं कोई भी मिले तो उसको उठा लो। आज कोई भी बचना नहीं चाहिए, कोई भी नहीं। इन सब लोगों को बाहर निकालो, हर तरफ देखो, याद रहे हर तरफ। एसपी का आदेश मिलते ही उनके आदमी एकदम से जोश के साथ मास्टर जियो के घर के अंदर फैल गए। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है, मगर उनको एक बात पता थी कि उनके पास अतुल को ढूंढने का वक्त बहुत कम था। मास्टर जियो बहुत आराम से एसपी को खड़े होकर अपने आदमियों से कह रहे थे कि एसपी की मदद करो, बेचारे बहुत ज्यादा परेशान हैं। आज कई दिनों बाद मास्टर जियो अपने आप को एसपी से आगे खड़ा देख रहे थे। वैसे तो वो चाहते थे कि वो एसपी के पास जाकर खड़े हो जाएं, मगर अभी वो एसपी साहब को मौका दे रहे थे। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। एसपी के चेहरे से डर और गुस्सा दोनों ही टपक रहा था। इस बात को नोटिस करके वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। मास्टर जियो के साथ आरके भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। दूसरी तरफ एसपी साहब अपने मन में सोच रहे थे कि आखिर कैसे मास्टर जियो ने अतुल को इतनी आसानी से किडनैप कर लिया। इससे भी बड़ी बात यह थी कि आखिर उन्होंने उसको कहाँ रखा है। आखिर में जब एसपी को हर तरफ से जवाब आने लगा कि अतुल यहाँ पर कहीं नहीं है, तो मास्टर जियो एसपी के पास गया और बहुत आराम से कहा, साहब आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो शायद से यहाँ नहीं है। वो जहां भी रहेगा और उसको ले जाने वाले भले ही आज बच जाएं, मगर बहुत ज्यादा दिन तक वो बच नहीं पाएंगे। एसपी ने कहा। वो मास्टर जियो की तरफ देख भी नहीं पा रहा था, क्योंकि
क्योंकि अभी एसपी को मास्टर जियो के चेहरे से उसको अपनी हार नजर आ रही। मैं तो बोल रहा हूँ साहब, आप यहाँ वहाँ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। आपको यही ताकत कहीं और निकालना चाहिए, मास्टर जियो ने कहा। वो एसपी साहब को उकसाने की कोशिश कर रहे थे। आपको क्या लगता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है? मैं जानता हूँ कि रात की हरकत को तुमने ही अंजाम दिया है। मुझे नहीं पता था कि एक स्कूल मास्टर का बेटा इतना अच्छा सोच सकता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, नाली के कीड़े नाली के ही रह जाते हैं, मगर यहाँ तो कीड़ा बाहर आ गया। एसपी ने अपने गुस्से को अपने शब्दों में ढालते हुए कहा। वो भी मास्टर जियो को उकसाने की कोशिश कर रहा था। मास्टर जियो ने बहुत हंसते हुए जवाब दिया, मास्टर का मतलब गुरु होता है, आप तो ये बात जानते ही हैं। आज कोई आपका गुरु मिल गया है तो प्रणाम करिएगा साहब। हर आदमी को एक ही तराजू में तोलना बहुत अच्छी बात नहीं है। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसका गुरु साबित होता है। आज जिस बाजी में तुम आगे हो, कल को मैं भी आगे हो सकता हूँ। एसपी साहब ने कहा, आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है एसपी साहब। हाथ से बता के नहीं होते हैं। कल इस जगह पर मैं आपसे नीचे था, मगर आज आप मुझसे नीचे हो गए। अगली बार से कोई मास्टर जियो मिले तो दिल से नहीं दिमाग से सोचिएगा, मास्टर जियो ने गर्व से कहा। आज वो अपनी जीत का डंका हर तरफ बजा देना चाहता था। करीब 1 घंटे तक एसपी के आदमियों ने बहुत अच्छे तरीके से हर तरफ देखने के बाद इस बात का फैसला किया कि वो जिस आदमी की तलाश में यहाँ पर आया था, वो यहाँ पर नहीं है। एसपी साहब बहुत अच्छे से जानते थे कि काम मास्टर जियो का ही, मगर अभी उनके पास कोई सबूत नहीं था। बिना सबूत के मास्टर जियो के ऊपर हाथ डालना सही नहीं था। एसपी ने जाते हुए भी अपनी अकड़ को नहीं छोड़ा और बोला, अभी तो मैं जा रहा हूँ, मगर याद रखना कि अब से अगर तुम्हारा एक भी आदमी मिल गया, मैं उसको अरेस्ट नहीं करूंगा, सीधा गोली मार दूंगा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मगर अब अपनी इज्जत बचाने का कोई ऑप्शन नहीं है। अब तुम देखोगे कि पुलिस की ताकत क्या होती है। मास्टर जियो इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि एसपी को अभी गुस्सा है, इसलिए आखिर में मास्टर जियो ने कुछ नहीं कहा। मास्टर जियो के पास खड़े आरके ने मास्टर जियो को बताया कि एसपी ने उन लोगों के कैसीनो और शराब के अड्डे पर ताला लगा दिया। इसके साथ सुबह सुबह एसपी ने तलाशी के नाम पर उनके 10 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मास्टर जियो को जैसे इन सब खबरों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो जानते थे कि उनका आदमी सही जगह पर पहुंच गया। मास्टर जियो ने आखिर में आरके को समझाते हुए कहा कि अभी कितना भी नुकसान हो जाए, अगर कबीर उनके साथ रहा तो आराम से वो लोग कैसे भी नुकसान से खुद को उबार लेंगे। क्योंकि अभी कबीर ने मुझे कॉल करके बताया था कि अपने घर से सब हथियार कहीं गायब करिए, क्योंकि एसपी कभी भी आ सकता है। और हुआ भी ऐसा ही। एसपी आया और खाली हाथ चला गया। जब पुलिस पूरी तरह से वहां से हट गई तो मास्टर जियो अपने घर के कमरे में चले गए। अब मास्टर जियो को रात की बात याद आ गई कि उसने नेताजी के पीए से बात की थी, मगर उस तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया था। मास्टर जियो का मन तो नहीं था कि वो फिर से उस शराबी पीए से बात करे। हालत ने आज मास्टर जियो को वो सब करने को मजबूर कर दिया था जो मास्टर जियो ने कभी नहीं किया था। मास्टर जियो अभी यही सब के साथ बैठ के सोच रहे थे कि तभी अचानक से उनको कमरे में बीप का साउंड आया। पहले तो उनको समझ नहीं आया, मगर बाद में उन्होंने समझ लिया कि उनका सैटेलाइट फोन बज रहा है, यानी कि इस बार दूसरी तरफ की पार्टी ने फोन किया था। मास्टर जियो ने बहुत आराम से फोन को रिसीव करते हुए पूछा कि कौन है। दूसरी तरफ से आवाज आई कि हम मंत्री बोल रहे हैं। इस बार मास्टर जियो को थोड़ा खुशी हुई कि सीधे ही सही इंसान से बात हुई। उन्होंने मंत्री जी को नमस्कार करते हुए अपनी प्रॉब्लम उनके सामने रख दी। मंत्री ने ही बताया कि उनको कल रात को ही मास्टर जियो की प्रॉब्लम के बारे में पता लग गया था। मंत्री ने बहुत आराम से मास्टर जियो को आश्वासन दिया कि उनका काम हो जाएगा, मगर 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। मास्टर जियो ने मंत्री को रिक्वेस्ट किया कि कैसे भी करके इस एसपी को जितना जल्दी हो सके शिमला से बाहर का रास्ता दिखाएं। मगर मंत्री ने मास्टर जियो को समझाया कि कुछ चीजों का तरीका होता है। अगर उन्हें इस एसपी को हटाना है तो इसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है। जब तक वो प्रोसेस पूरा नहीं होगा तब तक के लिए कुछ भी करना सही नहीं होगा। मास्टर जियो ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद पेमेंट के बारे में बात करने लगे। नेताजी ने उनको बताया कि वो आराम से रहे, जब काम हो जाएगा तो पेमेंट भी हो जाएगा। मगर नेताजी ने फोन रखने से पहले मास्टर जियो को ये बात जरूर से बताई कि उनको 30 लाख कैसे चाहिए उनके पार्टी फंड के लिए, और 70 लाख की जमीन या घर चाहिए उनके रिश्तेदार के नाम पर। मास्टर ने उनकी शर्त को भी मान लिया। मास्टर जियो की हाँ सुनने के बाद नेताजी ने फोन काट दिया। मास्टर जियो को अब 1 हफ्ते का इंतजार करना था, क्योंकि अभी एसपी को एक भी दिन झेलना बहुत ज्यादा मुश्किल था और यहाँ नेताजी हफ्ते भर का वक्त मांग रहे थे। दूसरी तरफ शहर में एसपी अब पागलों की तरह काम कर रहा था। वो किसी भी कीमत पर अतुल को ढूंढना चाहता था। हर तरफ से शिकंजा मजबूत करने के बाद भी दोपहर हो गई थी और उसके हाथ भी कुछ नहीं लगा था। अतुल और किडनैपर्स को ढूंढने के साथ साथ एसपी साहब के दिमाग में ये बात भी चल रही थी कि आखिर कैसे मास्टर जियो ने इतनी सफाई से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया कि कोई भी पुलिस का आदमी मारा नहीं और अतुल गायब भी हो गया।
अतुल का गायब होना अपने साथ बहुत से सवाल भी छोड़ गया था, जिसका फिलहाल तो एसपी के पास कोई इलाज नहीं था। एसपी साहब को अभी तक कबीर पर शक नहीं हुआ था, मगर वो इस बात को नहीं जानते थे कि ये सब कबीर का ही किया धरा है। कबीर को कमजोर समझने की गलती अभी एसपी साहब को बहुत ज्यादा भारी पड़ गई थी। जगह जगह शहर में घूमकर सब कुछ देखने के बाद भी एसपी साहब को कुछ नहीं मिल रहा था। हर फोन उनके पास अब यही बताने आ रहा था कि कुछ नहीं मिला, यहाँ पर कोई नहीं है। अब तो डिपार्टमेंट में भी एसपी साहब के काम करने के तरीके पर सवाल उठ रहे थे। उनके साथ काम करने वाले अपने ऑफिसर भी अब परेशान होने लगे थे। चढ़ते सूरज की सलामी लेने की आदत अब एसपी के डूबते सूरज को निकल रहा था। कुछ दिन पहले जैसे मास्टर जियो के पास कोई सहारा नहीं बचा था, वैसे ही आज एसपी साहब के पास भी कोई सहारा नहीं बचा था। उनका डर उनकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो इस बात को समझते थे कि जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उनका ऑपरेशन ट्रांसफर में बदल जाएगा। क्या एसपी साहब सही वक्त पर अतुल को ढूंढ पाएंगे? मास्टर जियो को फोन पे धमकाने के बाद एसपी साहब बाहर की तरफ निकल गए थे। एसपी साहब सुबह सुबह अपनी टीम के साथ मास्टर जियो के घर को आ गए। खैर, मास्टर जियो इस बात को जानते थे कि एसपी साहब आने वाले हैं। एसपी साहब के आते ही मास्टर जियो ने पूरे अड्डे पर छापा मारना शुरू कर दिया। एसपी की इस हरकत को मास्टर जियो बहुत आराम से देख रहे थे। उन्होंने अपने आदमियों को बोल रखा था कि कोई भी एसपी साहब को डिस्टर्ब नहीं करेगा। बहुत देर की तलाशी के बाद जब एसपी को कुछ नहीं मिला तो उन्होंने मास्टर जियो को बहुत उल्टा सीधा कहा, मगर इस बात का मास्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जानते थे कि अभी एसपी के ईगो को चोट आई है। एसपी खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही चला गया। एसपी के जाने के बाद मास्टर जियो को उस नेता का फोन आया जिसको मास्टर जियो ने एसपी के ट्रांसफर का काम दिया था। उसने मास्टर को बताया उसका काम हो जाएगा। मास्टर को इस बात की खुशी हुई, मगर नेता ने मास्टर से एक हफ्ते का वक्त मांगा। मास्टर के क्यों पूछने पर नेता ने उनको समझाया कि एसपी को हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए थोड़ा वक्त लग सकता है। साथ ही मास्टर जियो को नेता ने पेमेंट के बारे में भी बताया कि उसको पैसे दो तरीके से चाहिए। पहला कि उसको 30 लाख कैश चाहिए और दूसरा कि उसको जमीन चाहिए शिमला में। मास्टर जियो ने उसकी सब शर्तों को मान लिया। वहीं एसपी साहब अतुल को शहर के हर हिस्से में ढूंढ रहे थे, मगर उनको कामयाबी नहीं मिल रही थी। उनको शक तो था कि मास्टर जियो अकेले अतुल को नहीं उठा सकते थे, मगर उनका साथ किसने दिया था ये कोई नहीं जानता था। शाम का सूरज अब नजर चुराकर गुजरने को तैयार बैठा था। शहर में एसपी साहब अतुल को ढूंढ रहे थे और यहाँ पर सारस्वत परिवार में सब कोई चाय की महफिल में बैठे हुए थे। घर के हॉल में सभी लोग मौजूद थे। यहाँ पर अभी मुद्दा ये चल रहा था कि कबीर को बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया जाए कि नहीं, क्योंकि पहले ही उसके नाम के कारण बहुत ज्यादा मार्केट वैल्यू खराब हो गई थी। हालांकि प्रणव और केशव ने बहुत अच्छा काम करते हुए इस बात को संभाल लिया था, मगर हालत सच में बहुत ज्यादा नाजुक हो गई थी, क्योंकि कबीर के केस के बाद से बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपना नाम सारस्वत ग्रुप के नाम से अलग कर लिया था। अब डर इस बात का था कि कबीर के आने के बाद से कहीं बची हुई साख भी दांव पर ना लग जाए। कुल मिलाकर बात बहुत साफ थी कि कबीर के कारण सारस्वत परिवार का बिजनेस ऐसी जगह पर आ गया था जहां वो कभी भी नहीं था। अभी की मीटिंग में केशव, प्रणव और मीरा बैठे हुए थे। साथ में पास के सोफे पर अलीशा और नंदिनी बैठे हुए थे। इन सब के बीच परिवार के कर्ता धर्ता शंभुनाथ सारस्वत बैठे हुए थे। कोई नहीं जानता था कि क्या मीटिंग का रिजल्ट होने वाला है। हालत इसलिए भी नाजुक थे क्योंकि जिनको कबीर पसंद था या जिनको ना पसंद था, सबके लिए अभी कबीर का नाम ही मुद्दा था। चाय की गर्मी से ज्यादा गर्म माहौल में सबके माथे उबल रहे थे, क्योंकि कोई भी कुछ सही से फैसला नहीं कर पा रहा था। हालांकि काजल ने भी इस बात को साफ कर दिया था कि अगर कबीर के नाम के कारण बिजनेस खराब हो सकता है तो कबीर को अभी ग्रुप में लाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब मामला थोड़ा ठंडा पड़ जाए और मार्केट में सारस्वत परिवार का सिक्का फिर से डोलने लगे, तब ये काम किया जा सकता है। मगर शंभुनाथ इस बात को नहीं मान पा रहे थे, क्योंकि उनको नहीं पता था कि कितने वक्त में कंपनी की हालत ठीक होगी। आखिर हम कब तक इस बात पे अपना सर खपाते रहेंगे? केशव ने कहा। बात ही है ऐसी कुछ की कुछ भी कहना अभी ठीक नहीं है, क्योंकि एक बात तो साफ है कि कबीर में टैलेंट बहुत है। हम सब ने देखा है कि उसने अपनी जान पर खेलकर पापा की जान को बचाया था। प्रणव ने कहा। खैर,
प्रणव इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि कबीर के पास उसके राज हैं, इसलिए वो अभी उसके खिलाफ नहीं जा सकता था। भाई साहब ठीक बोल रहे हैं, मगर हालात को भी समझना पड़ेगा हम लोगों को। अगर कंपनी ही नहीं बचेगी तो हम लोग उसको रखेंगे कहाँ पर? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि बाबूजी क्यों अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। मीरा ने शंभुनाथ को देखते हुए कहा। बात सही है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कबीर को हम अंदर लाकर ऐसा कौन सा तीर मार सकते हैं। केशव ने अपनी पत्नी मीरा के स्वर मिलाते हुए कहा। सब लोगों के बीच में बैठे शंभुनाथ इस बात को बहुत गौर से सुन रहे थे कि उनके बच्चे कैसे कुत्तों की तरह एक हड्डी के लिए लड़ाई कर रहे थे। सब कोई अपना अपना पॉइंट प्रूव करने पर लगा हुआ था, मगर शंभुनाथ का नजरिया यहाँ पर बहुत ज्यादा अलग था। वो जानते थे कि कबीर का इस्तेमाल कहाँ और कैसे करना है, मगर इन सब को करने के लिए कबीर का पहले ऑर्गेनाइजेशन में आना बहुत ज्यादा जरूरी था। अचानक से जब सबकी बातें सुनकर शंभुनाथ का दिमाग खराब हो गया तो उन्होंने कहा, पार्लियामेंट की बहस नहीं हो रही है यहाँ पर। मैंने आप लोगों से राय पूछी है, फैसला नहीं, और जब तक मैं जिंदा हूँ फैसला मैं ही करूंगा। शंभुनाथ की आवाज आती ही हॉल में एकदम से खामोशी छा गई। जब सब लोग खामोश हो गए तो शंभुनाथ ने फिर से कहा, देखो प्रॉब्लम है, मैं समझ सकता हूँ, मगर तुम लोग इस बात को नहीं समझ रहे हो कि उस लड़के कबीर में कितना ज्यादा फाइटिंग स्पिरिट है। वो लड़का ड्रग्स को बर्दाश्त करते हुए अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। हम लोगों ने आखिर क्या ही किया है उसके लिए, और तो छोड़ो एक ढंग का वकील भी नहीं कर सके हम लोग उसके लिए। पॉइंट क्या है बाबूजी? केशव ने पूछा। पॉइंट ये है कि कबीर को ग्रुप में लाने का फैसला मेरा है, मगर इसमें फायदा तुम लोगों का है, शंभुनाथ ने कहा। मैं समझा नहीं कैसे? केशव ने कहा। मगर शंभुनाथ की इस बात में बहुत सारे लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। शंभुनाथ इस बात से खुश थे कि उनकी बात ने सबका ध्यान उनकी तरफ किया है। शंभुनाथ इस बात को समझाने के लिए अपनी जगह से उठे, टेबल के अगल बगल टहलकर बताने लगे, हमारी बहुत सारी जमीन ऐसी है जो कि कहीं ना कहीं किसी के कब्जे में है। मैंने बहुत अच्छे से इस बात को कैलकुलेट किया था। इस कैलकुलेशन का रिजल्ट जो मैंने निकाला है वो है करीब 10 करोड़। अगर किसी तरह से कबीर इस मामले को हल कर देगा तो हमें इतने पैसे का फायदा तो होगा ही, साथ में हमारी कंपनी के पैसे जो अभी कानूनी कार्रवाई में खर्च हो रहे हैं वो भी बच जाएंगे। शंभुनाथ सारस्वत की बात को सुनकर घर के लोगों की आंखें चमक उठी थी, मगर आलिशा को ये बात पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके मन में कबीर और शंभुनाथ सारस्वत की बहुत अलग इमेज थी। हालत को देखते हुए उसने अभी कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझा। वहीं घर के लोग अब शंभुनाथ की बात को बहुत ज्यादा सीरियस ले रहे थे, क्योंकि कंपनी अभी पैसे के लिए मोहताज थी। इस वक्त 10 करोड़ का फायदा होना बहुत बड़ी बात थी। ये बहुत अच्छा प्लान है बाबूजी, आपने कितना अच्छा सोचा है। इस तरह से हम लोग बहुत कम वक्त में बहुत सारे नए काम शुरू कर सकते हैं, जो काम हमारे पैसों के कारण बर्बाद चल रहे हैं, प्रणव ने कहा। कंपनी के अकाउंट को वही देखता था तो उसको इस बात की समझ थी कि ये सच में बहुत ज्यादा फायदे का सौदा है। हाँ, ऐसा करने से मार्केट में कंपनी और कबीर दोनों का ही रेपुटेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। ग्रेट बाबूजी, मीरा ने कहा। हाँ तो अब सोचो कि कबीर को कैसे कंपनी में लाया जा सकता है, शंभुनाथ ने सबसे पूछा। अब वो अपनी चेयर पर वापस आकर बैठ गए थे। बाबूजी, मेरे ख्याल से सबसे पहले हम लोगों को अपने वकील से बात करके कबीर के केस को खत्म करने की बात करनी चाहिए, केशव ने आइडिया देते हुए कहा। हाँ, मगर ड्रग वाली बात को कैसे कवर किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा तो वही है, प्रणव ने कहा। अपने पति की बात सुनकर नंदिनी को बहुत बुरा लग रहा था कि क्यों उसका हस्बैंड कबीर का सपोर्ट कर रहा है, मगर सच उसको भी नहीं पता था कि कबीर ने उसके हस्बैंड को कितनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला है। अचानक से पूरे घर का फोकस जो पहले कबीर को निकालने की तरफ था अब उसको बचाने की तरफ हो गया था। शंभुनाथ इस बात को सोचकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। जब अभी सब लोग आपस में बात कर रहे थे तब अचानक से अलीशा वहां से उठकर ऊपर की तरफ चली गई, क्योंकि सब लोग अभी आपस में कबीर के लिए स्कीम सोच रहे थे, तो इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन शंभुनाथ सारस्वत ने इस बात को नोटिस कर लिया कि अलीशा कुछ अपसेट होकर अंदर चली गई है। पहले तो उन्होंने इस बात को इग्नोर किया, मगर आखिर में उन्होंने आता हूं बोलकर सीधा अलीशा के कमरे की तरफ अपना रुख कर लिया। ऊपर जाने पर शंभुनाथ ने पाया कि अलीशा अंधेरे कमरे में सो रही थी। उसने बहुत आराम से लाइट को जलाते हुए अलीशा से उसकी तकलीफ के बारे में पूछा। अलीशा ने बहुत साफ तौर से अपने नाना जी यानी कि शंभुनाथ सारस्वत को बताया कि उसको ये बात पसंद नहीं आ रही है कि कंपनी में कबीर को केवल एक जमीन खाली करने के लिए लिया जा रहा है। अगर इस तरह से कबीर को रख भी लिया जाता है तो ये बात सही नहीं थी, क्योंकि इसमें कबीर के जान को भी खतरा था।
अलीशा ने शंभुनाथ को यह भी याद दिलाया कि आखिर उसने अपनी जान पर खेलकर आपकी जान बचाई है। इस हिसाब से भी ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो कबीर को उसकी सही इज्जत दे। अलीशा का गुस्सा शंभुनाथ के समझ में आ रहा था। बाद में शंभुनाथ ने अलीशा को मुस्कुराते हुए समझाया कि कबीर को अब कंपनी में लाने का एकमात्र तरीका यही है। उसके घर के लोग बहुत लालची हैं। शंभुनाथ ने इस बात का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि जब उसने कबीर से 10 करोड़ का फायदा बताया तो सब लोग इस बारे में बात करने लगे कि कबीर को कैसे वापस लाया जा सकता है। इतना कहते हुए शंभुनाथ पास के बिस्तर पर बैठ गए। अलीशा को उन्होंने आगे समझाते हुए कहा कि घर के माहौल को देखते हुए उनको ये साजिश करना पड़ा, नहीं तो कोई भी कबीर को लेकर आने को तैयार नहीं होता। यहाँ पर सब कोई अपने बारे में सोच रहा है, कोई भी नहीं है जो भी कबीर या काजल के बारे में सोचे। अलीशा जब शंभुनाथ की बात को अच्छे से समझ गई तो उसका गुस्सा खत्म हो गया। पहले की तरह उसको अब समझ आ गया था कि शंभुनाथ भी कबीर की भलाई सोच रहे हैं। अलीशा ने खुशी में अपने नाना जी से माफी मांग ली क्योंकि उसने उनको गलत समझा था। शंभुनाथ सारस्वत कबीर के लिए अब कुछ सच में करना चाहता था। उसी घर में कबीर इस ख्याल में खोया हुआ था कि एसपी के साथ अब वो कौन सा खेल खेल सकता है। वैसे तो वो जानता था कि एसपी दिमाग से बहुत तेज है, मगर इस बात को भी समझना था कि जो दिमाग से ज्यादा तेज होता है अक्सर वही दिमाग की चालों में उलझता भी है। बस अब कबीर यही सोच रहा था कि एसपी को कैसे दिमाग से अपाहिज किया जा सकता है। रात हो चुकी थी। एसपी दिन भर के तलाश के बाद खाली हाथ पुलिस स्टेशन लौट आया था। उसका दिमाग बहुत ज्यादा अपसेट हो गया था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अतुल को मास्टर जियो ने कहाँ छिपाया है। अभी उसके साथ ही ऑफिसर भी थे। यहाँ किसी को भी नहीं पता था, मगर अब एसपी की अंतरात्मा गवाही दे चुकी थी। एक पल के लिए तो एसपी ने यह भी सोचा था कि वो मास्टर जियो का खून कर दे। क्या होगा अब आने वाले वक्त में। सारस्वत परिवार में शाम को चाय पीते हुए चर्चा चल रही थी कि हमें अपने फैमिली बिजनेस में कबीर को लेना चाहिए या नहीं। सारस्वत परिवार के अधिकतर लोगों का मानना था कि उसे फैमिली बिजनेस में हमें नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि बीते दिनों में उसने अपनी करतूतों से अपने साथ साथ पूरे फैमिली की इमेज खराब की है। काजल के माता पिता भी उनके इसी मत के साथ थे। तभी फैमिली के मुखिया शंभुनाथ अपना मत सभी के विपरीत देते हुए कहते हैं कि हमें कबीर को अपने फैमिली बिजनेस में बिल्कुल तुरंत शामिल कर लेना चाहिए। सभी लोग इस पर असहमति जताते हैं। तभी शंभुनाथ पूरी फैमिली को समझाते हुए कहते हैं कि कबीर ने ही उनको किडनैपर से अपने दम पर बचाया और अपने कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल कर हर्ष से हमारी फैमिली को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। इसके अलावा हम उसका इस्तेमाल कर अपनी विवादित जमीन को छुड़वा सकते हैं, जो कि तकरीबन 10 करोड़ की। 10 करोड़ सुनते ही पूरी फैमिली के दिमाग में पैसे नाचने लगे। उन्होंने अपना मत बदलते हुए कबीर की तारीफ करना शुरू कर दी। साथ ही वे कबीर को फैमिली बिजनेस में भी लाने को सहमत भी हो गए। एसपी अपनी एक और हार से बहुत दुखी था। लगातार वो अपने हर प्लान में फेल हो रहा था। वो गुस्से में था। उसे लगा कि उसका दिमाग फट जाएगा। तब उसने कुछ सोचते हुए अपने डिपार्टमेंट के एक पुलिस अफसर को फोन किया, जो कि उसके काफी वफादार थे। वो लोग भागे भागे चले आए। एसपी ने एक रम की बोतल अपनी अलमारी से निकाली। उन लोगों से किचन से कांच के गिलास लाने को कहा। उसने पैक बनाना शुरू कर दिया। चुपचाप 3-4 पैक पीने के बाद शराब ने अपना असर दिखाना शुरू किया। एसपी ने बातचीत करना शुरू किया। उसने अपना बैग उठाते हुए कहा, मैं जानता हूं कि ये सब खेल मास्टर जियो का कराया हुआ है, लेकिन मैं साबित नहीं कर सकता। उसने मेरी जिंदगी नरक बना दी है। फेक कॉल करवा उसने मुझे गोदाम की तरफ उलझाकर अतुल को मेरी नाक के नीचे से भगा लिया। मेरे ऑफिस में हमला करवा कर मेरी किरकिरी करवा दी। मैं छोड़ूंगा नहीं इस साले को। सर, हमने तो पहले ही कहा था कि फेक कॉल है, पर आप माने ही नहीं। उनमें से एक ने कहा, हाँ, उसी का फल भुगत रहा हूँ। वो मीडिया भी पीछे पड़ी है, जो कल तक मेरी जय जयकार करती नहीं थकती थी, आज मुझे ही विलन बता रही है। मीडिया वाले कहते हैं मैं अपना ऑफिस नहीं बचा पाया, खाक नहीं बचा पाया। वहां होता तो देखता किसमें दम है कि हमला करते। इस बार एसपी ने मीडिया को कोसते हुए कहा, लेकिन सर, इन सब के पीछे तो मास्टर जियो ही है ना, कि मीडिया वाले आपकी बुराई करने लगे। वहां बैठे दूसरे पुलिस वाले ने भी अपनी बात कही। अरे, उसकी वजह से तो मेरे अपने डिपार्टमेंट में मेरी इज्जत नहीं रही। साला, मेरे डिपार्टमेंट को तो समझना चाहिए कि मैं सब कुछ जनता और पुलिस के लिए तो कर रहा हूँ। साले अब मेरा साथ ही नहीं देते हैं अफसर लोग। इस बार एसपी ने अपने डिपार्टमेंट पर भड़ास निकाली।
आपका वक्त भी आएगा सर, पर जरा बुरा वक्त चलता है तब सब बुरा होता है। आपके साथ भी अभी वही हो रहा है, पर सब ठीक हो जाएगा। पहले पुलिस वाले ने एसपी को सांत्वना देते हुए कहा। क्या खाक आएगा अच्छा वक्त, कोई भी मुझे कुछ नहीं समझता। मीडिया डिपार्टमेंट और अब तो जनता भी मुझे पसंद नहीं करती। कैसे ठीक होगा सब, कब ठीक होगा? एसपी ने अपनी किस्मत का रोना रोते हुए कहा। वो बहुत निराश हो चुका था। उसने एक और पैक बनाया और एक ही सांस में अपने गले में समा लिया। बस करिए सर, अपने आप को परेशान करने से कोई हल नहीं निकलेगा। हम है ना, कुछ न कुछ कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। दूसरे पुलिस वाले ने एसपी को दिलासा देते हुए कहा। मुझे अब सिर्फ उस मास्टर जियो को बर्बाद देखना है। मैं उसे जान से नहीं मारूंगा ताकि वो अपनी बर्बादी देखकर तड़पे। मुझे बदला चाहिए, बताओ तुम लोग मेरे लिए मास्टर जियो से बदला लोगे? एसपी ने निराश होते हुए गिलास जमीन में दे मारा। गिलास चकनाचूर हो गया। एसपी कुछ बुदबुदा रहा था। दोनों पुलिस वालों ने एसपी को शांत करने की कोशिश की। सर मेरे पास एक तरकीब है मास्टर जियो को बर्बाद करने। कहिए तो बताओ, पहले पुलिस वाले ने चहकते हुए कहा। प्लान? कैसा प्लान? मास्टर जियो को बर्बाद करने का? बताओ, जल्दी से बताओ। अगर सच में प्लान अच्छा हुआ तो मैं तुम्हारा प्रमोशन करवा दूंगा, साथ ही और भी ऐसे इनाम दूंगा कि तुमने सोचा नहीं होगा। एसपी ने दिलचस्पी दिखाते हुए कहा। सर आपको पता है, आपकी वजह से उसका बहुत लॉस हुआ है, जिससे वो उबरने के लिए हाथ पैर मार रहा है, लेकिन आपके कारण उसे कोई फायदा नहीं हो रहा है। पहले पुलिस वाले ने भूमिका बनाते हुए अपनी बात कही। हाँ, लॉस तो हुआ है उसका, लेकिन वो घुटनों पर नहीं है। पर मेरे होते हुए वो कोई भी गैर कानूनी काम नहीं कर सकता। उसे खुद ही ये बात मालूम है। एसपी ने अपनी शेखी बघारते हुए कहा। वो आगे सुनने को बेताब था, इसलिए बोला, जल्दी से प्लान बताओ क्या है। सर हम मास्टर जियो को एक फेक कंसाइनमेंट देंगे, जिसको वो लेगा, और जैसे ही वो उसे लेने आएगा हमारे कंसाइनमेंट के हथियार उसको दे देंगे और फिर रंगे हाथों उसे गिरफ्तार कर लेंगे। पहले पुलिस वाले ने प्लान डिस्क्राइब करते हुए अपनी बात कही। पर वो हमारा फेक कंसाइनमेंट क्यों लेगा, जब उसको मालूम है कि उसका पिछला कंसाइनमेंट पकड़ा गया है? वो जानबूझकर खतरा क्यों मोल लेगा? एसपी ने अपना संशय जाहिर करते हुए पूछा। आपकी बात जायज है, लेकिन पहली बात तो उसे बहुत जरूरत है काम की, इसलिए वो कंसाइनमेंट लेगा। दूसरी बात, हम उसे 2 करोड़ रुपए का ऑफर देंगे, जिसको वो न नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही हम कंसाइनमेंट को इस बार शिमला से दूरी पर रखेंगे, जिससे वो चाहकर भी कंसाइनमेंट को न नहीं कर पाएगा। बात समझाते वक्त पुलिस वाली की आंख में अलग ही चमक थी, जैसे कुछ बड़ा खजाना मिल जाने पर होती। वेरी गुड, प्लान तो बहुत अच्छा है। अब वो पक्का मास्टर जियो मेरे चुंगल से नहीं बच पाएगा। अब उसे कोई नहीं बचा सकता है, एसपी ने खुश होते हुए कहा। सर गिरफ्तारी के बाद आप उस पर आर्म एक्ट ठोक दीजिएगा, साथ ही हथियारों के विदेश में स्मगलिंग का भी आरोप लगा दीजिएगा। हाँ सर, एक और बात, आप चाहे तो उसे देश के खिलाफ गद्दारी करने के लिए एनएसए भी लगवा सकते हैं, जिससे उसका बेल भी नहीं हो सकता। साला जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। दूसरे आदमी ने भी दिमाग चलाते हुए एसपी को सुझाव दिया। ठीक है, यही तो मैं चाहता हूँ कि जिंदगी भर वो जेल में सड़े, तभी तो मुझे सुकून मिलेगा। एसपी ने दूसरे पुलिस वाले की बात से सहमति जताते हुए कहा। ठीक है, मैं खुद ही मास्टर जी को कॉल करके कहूंगा कि मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, मुझे कंसाइनमेंट को नेपाल पहुंचाना है। मैं जिस नंबर से फोन करूंगा वो भी ऐसा होगा जिसे ट्रैक करना मुश्किल होगा, ताकि नंबर की वजह से वो समझ न सके कि कॉल किसने और कहां से की है। साथ ही उसे इस काम के 2 करोड़ ऑफर करूंगा। लोकेशन और टाइम फिक्स करते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जैसे ही मास्टर जियो लोकेशन पर आएगा, हमारा ट्रक वहां पहले से तैयार होगा, जिसमें अंदर से केबिन में हम कुछ भी भर देंगे और बाहर की ओर हम वेपन रखवा देंगे, जिसमें विस्फोट भी होगा, ताकि उसका बचना नामुमकिन हो जाए। तभी आप वहां आना और गिरफ्तार कर लें। पहले पुलिस वाले ने सारा प्लान डिटेल से दोहराते हुए अपनी बात कही। अच्छा है, अब मास्टर जियो को पता चलेगा कि सिर्फ दिमाग वही नहीं चला सकता, हम भी जाल बिछा सकते हैं, वो भी ऐसा जाल जिससे निकलना उसके बस की बात नहीं होगी, एसपी ने खुश होते हुए कहा। इसके बाद तीनों लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। हमको प्लान को आज से ही शुरू करना चाहिए। मैं उसे जल्द से जल्द जेल में देखना चाहता हूँ, एसपी ने उतावले होते हुए आदेश दिया। जी सर, फोन कॉल आज ही हो जाएगा, बाकी बातें मैं आपको फोन पर बता दूंगा। लेकिन सर हमको इसके लिए कुछ सैटेलाइट फोन की जरूरत होगी, ताकि कोई हमें फंसा न सके, पहले पुलिस ने सावधान करते हुए कहा। उसका इंतजाम हो जाएगा, तुम लोग फिक्र न करो, बस सोचा है वैसा ही होना चाहिए, एसपी ने चिंता जाहिर की। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही होगा सर, आप फालतू परेशान न हो, पहले पुलिस ने आश्वासन दिया।
इसके बाद दोनों पुलिस वाले उठकर वहां से चल दिए। उन्होंने अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से रफू चक्कर हो गए। इसके बाद प्लान के मुताबिक एसपी ने पुलिस वाले को एक सैटेलाइट फोन दिलवा दिया और ट्रैक न हो सके इसके लिए एक डिवाइस भी उसमें फिट करवा दी। पुलिस वाले ने लंबी सांस ली। उसके बाद रात में ही मास्टर जियो को कॉल किया। हेलो, मास्टर जियो ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा। मास्टर जियो से बात हो रही है, क्या ये लाइन बिजनेस के लिए सेफ है? पुलिस वाले ने अपनी आवाज भारी करके उससे कहा। रुकिए, मैं अभी दूसरे नंबर से करता हूँ, मास्टर जियो ने ये कहते हुए फोन काट दिया। इसके बाद अपने दूसरे फोन से उसी नंबर पर फोन मिलाया। आप कहिए, मास्टर जियो ने पूछा। मुझे एक हथियारों का कंसाइनमेंट नेपाल पहुंचाना है। मुझे कई जगह से पता चला है कि आप इस काम के लिए बिल्कुल सही व्यक्ति हैं। उस इंसान ने दूसरी आवाज में कहा। अभी मेरे लिए काम करना सेफ नहीं होगा, माफ करना, पर मैं ये कंसाइनमेंट नहीं ले सकता, मास्टर जियो ने अपनी मजबूरी दर्शाते हुए स्पष्ट किया। देखिए, मेरे लिए काम बहुत जरूरी है और कंसाइनमेंट का रास्ता भी हिमाचल से होकर जाएगा, इसलिए आपको ये करना चाहिए। फोन पर आदमी ने अपनी बात रखी। मैंने कहा ना कि मैं ये नहीं कर सकता, आप किसी और को इस काम के लिए ढूंढ लें। मास्टर जियो इरिटेट होते हुए फोन काटने ही जा रहे थे। मैं इस काम के आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा, उधर से इंसान ने ऑफर दिया। 2 करोड़? मास्टर जियो ने अपनी हैरानी को छुपाते हुए कहा। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 2 करोड़, क्योंकि मेरे आगे माल पहुंचाने का दबाव है, इसलिए मुझे ये करना ही होगा। मुझे लगता है आपको कंसाइनमेंट ले लेना चाहिए, इसमें हम दोनों का ही फायदा है। मुझे अपनी मदद करने वालों को सही दाम देने में कोई बुराई नहीं है। उधर से इंसान ने बहुत सावधानी से मास्टर जियो को ऑफर किया। मास्टर जियो ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो फोन पर इंसान ने फिर सवाल किया कि वो आपने क्या सोचा है ऑफर के बारे में, आप ये कंसाइनमेंट लेंगे या नहीं? ठीक है, मुझे आपका ऑफर मंजूर है, मुझे डिटेल बता दीजिए, मास्टर जियो ने ऑफर पर सहमति देते हुए कहा। लोकेशन और बाकी डिटेल आपको मैसेज कर दी जाएगी, उधर से आवाज आई। इसके बाद फोन कट गया। मास्टर जियो खुश भी थे, लेकिन तब भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो बहुत कंफ्यूज थे। एक और उन्हें पैसे की सख्त जरूरत थी, लेकिन वे रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि एसपी हाथ धोकर उनके पीछे पड़ा था। वो पहले ही बहुत गुस्से में था, उनका नुकसान कर चुका था। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी उन्होंने सोचा कि मुझे कबीर की राय लेनी चाहिए। उन्होंने अपने फोन से कबीर को नंबर लगाया। वैसे तो रात बहुत हो गई थी, लेकिन तब भी ये इम्पोर्टेंट मैटर था, इसलिए बात करना जरूरी था। हाँ मास्टर जियो, सब ठीक तो है? आपने इतनी रात को फोन किया? कबीर ने आश्चर्य से पूछा। मुझे थोड़ी देर पहले कॉल आया, उस व्यक्ति ने मुझे हथियारों का एक कंसाइनमेंट नेपाल पहुंचाने को कहा है। वो उसके लिए मुझे 2 करोड़ देने को तैयार है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, तुम ही मुझे कुछ सलाह दो। मास्टर जियो ने एक ही बार में सारी बात बता डाली। 2 करोड़ का ऑफर, वो भी हथियारों के कंसाइनमेंट को नेपाल पहुंचाने के लिए। मास्टर जियो, आपका अंदाजा है कि एसपी आपको पागलों की तरफ फंसाना चाह रहा है। आप इस वक्त इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, मुझे नहीं लगता आपको ये कंसाइनमेंट लेना चाहिए, कबीर ने अपनी राय देते हुए कहा। लेकिन मुझे अब इसकी सख्त जरूरत है, काफी दिनों से कोई काम हुआ नहीं है, तो मुझे पैसों की जरूरत है और ये एक अच्छा ऑफर है। हाँ, रिस्क तो है, पर हम कुछ रास्ता निकाल लेंगे, मास्टर जियो ने मजबूरी बताकर कबीर को समझाने की कोशिश की। मास्टर जियो, मैं समझता हूँ कि आपको पैसों की जरूरत है, पर बहुत जल्द एसपी हमारे रास्ते से हट जाएगा, तब हम पैसा बना लेंगे। अभी ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, और ये चाल भी तो हो सकती है। कबीर ने मास्टर जियो को सभी बिंदुओं पर ध्यान खींचते हुए समझाया। ठीक है, मैं देखता हूँ। मास्टर जियो ने असमंजस की स्थिति में ही फोन काट दिया। वो अभी भी कबीर की बात से पूरी तरह से सहमत नहीं थे। उन्हें कंसाइनमेंट में दिलचस्पी थी, लेकिन कबीर की बात भी ठीक थी। वो बहुत ही कंफ्यूज थे। क्या मास्टर जियो उस कंसाइनमेंट को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं? एसपी अपने प्लान के फेल हो जाने से काफी निराश था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसने अपने सबसे विश्वसनीय पुलिस वालों को घर पर बुलाया था। एसपी उनके साथ ही शराब पीना शुरू कर दिया था और 3-4 पैक के बाद वो नशे में सबसे पहले मास्टर जियो, मीडिया और अपने डिपार्टमेंट को गालियां बकता है। वो इस सभी के लिए सिर्फ मास्टर जियो को जिम्मेदार मानता था, इसलिए वो बर्बाद करना चाहता था। तभी उनमें से एक पुलिस वाले ने एसपी को प्लान बताया, जिसमें वो मास्टर जियो को एक हथियारों के कंसाइनमेंट को नेपाल पहुंचाने का काम देंगे। जब वो मान जाएगा, तब हम अपने पकड़े गए कंसाइनमेंट से हथियार मास्टर जियो तक पहुंचाकर उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे, जिसके बाद उसे जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा। एसपी को प्लान पसंद आता है। उसी रात पुलिस वाला आवाज बदलकर मास्टर जियो को कंसाइनमेंट का ऑफर देता है, लेकिन मास्टर जियो कोई रुचि नहीं दिखाते। लेकिन जब 2 करोड़ की बात आती है, तब वो मान जाते। लेकिन इस काम में बहुत खतरा था, इसलिए उसने कबीर की सलाह लेने के लिए फोन मिलाया। कबीर ने राय दी कि अभी ये काम सेफ नहीं है,
और एसपी के जाने के बाद नुकसान की भरपाई हो सकती है। लेकिन अभी मास्टर जियो दुविधा में थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। मास्टर जियो अभी भी दुविधा में थे। एक तरफ उनकी जरूरत थी और दूसरी तरफ रिस्क था। उनको चुनना मुश्किल हो रहा था। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए उन्होंने सोचा कि उन्हें कबीर से फिर से बात की जाए, क्योंकि मास्टर जियो का भी कबीर के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। हाँ, क्या हुआ? फिर से फोन किया है? लगता है काम नहीं बना। कबीर ने कहा, मैं अभी भी कंसाइनमेंट को लेकर परेशान हूँ कि उस ऑफर को एक्सेप्ट करूं या नहीं। मेरे लिए तो सवाल अभी भी सेम ही है। मास्टर जियो ने अपनी परेशानी जाहिर करते हुए कहा, देखिए बात साफ है, मैं अभी भी यही सलाह दूंगा कि आपको वो ऑफर नहीं लेना चाहिए। पहली बात तो इसमें रिस्क बहुत है, दूसरी बात एसपी भी आपके पीछे ही पड़ा है, और तीसरी सबसे गौर करने वाली बात यह है कि नॉर्मल कंसाइनमेंट के लिए कोई 1 करोड़ से ज्यादा नहीं देता है, लेकिन ये आदमी आपको 2 करोड़ दे रहा है, वो भी बिना किसी नेगोशिएशन के। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्या मामला है। इसलिए आप कोई ऑफर नहीं लेना चाहिए। जैसा कि कबीर ने पहले फोन कॉल किया था, वैसे ही उसने इस दफा भी मास्टर जियो को बिंदुवार ऑफर रिजेक्ट करने के ठोस कारण गिना दिए। कबीर की बातें मास्टर जियो को चुभ रही थी। हाँ, पैसे को लेकर मैंने ये बात तो सोची नहीं कि वो मुझे इतने अधिक पैसे काम के क्यों दे रहा है। मास्टर जियो ने सहमत होते हुए कहा, मास्टर मुझे लगता है आपको अपने सोचने के प्रोसेस पर काम करना चाहिए। कबीर की बात पर मास्टर जियो भी सहमत थे। उन्होंने आगे कहा, मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन कल ही एसपी ने मुझे शाम को फोन किया था। वो शायद उस वक्त शराब पिया हुआ था। वो मुझे गुस्से से खूब गाली दे रहा था और धमकी भी दी कि वो मुझे बर्बाद कर देगा। उसने ये भी कहा कि उसके ही कारण मीडिया उसका दुश्मन बन बैठा है। उसका डिपार्टमेंट भी उस पर भरोसा नहीं करता है, जिससे उसकी जिंदगी नरक हो गई है। वो इस सब का जिम्मेदार मुझे मानता है। हालांकि मैंने उसे नकारते हुए कहा था कि उसे जो करना है कर ले, मगर बात तो वही है। अब जो मास्टर जियो ने कबीर को बताया था वो उसके लिए नया था। अब कबीर ने दिमाग लगाया और सभी बातों का सिरा जोड़ा और कहना शुरू कर दिया, मास्टर जियो, अच्छा किया जो आपने मुझे ये बात बताई। अब मुझे कंफर्म है कि ये आपको फंसाने की ही चाल है। बहुत लंबा खेल हो रहा है आपके साथ। वो कैसे? मास्टर जियो ने उत्सुक होकर जानना चाहा। देखिए, सबसे पहले उसके आपके अड्डे पर रेड विफल रही, जिससे उसकी किरकिरी हुई। उसके ऑफिस पर हमले में उसकी किरकिरी हुई, जिसमें मीडिया ने भी फायदा उठाया, जिससे उसका डिपार्टमेंट खुश नहीं था। तब उसने शराब पीकर आपको धमकी दी कि वो आपको बर्बाद कर देगा। उसके बाद एसपी ने अपने आदमी से कॉल कराया कि कंसाइनमेंट है, जिसको आपको नेपाल पहुंचाने का था। ऑफर भी 2 करोड़ का, ताकि आप मना न कर पाओ, क्योंकि उनको मालूम है कि आप अभी घाटे में हैं। अब वो आपको हथियार के साथ पकड़ना चाहता है। कबीर ने सारी कड़ियां जोड़ते हुए पूरे घटनाक्रम को आराम से डिस्क्राइब किया। पर ये सब एक संभावना भी तो हो सकती है, जरूरी तो नहीं ऐसा ही हो। क्या पता सच में कंसाइनमेंट हो, क्योंकि मेरा काम रुकने के बाद से बहुत लोगों का काम रुका है। हो सकता है कि उनमें से किसी ने मौका देखते हुए अपना माल निकालने का सोचा और मुसीबत को देखते हुए ज्यादा पैसे ऑफर किए हों। मास्टर जियो ने संभावना व्यक्त करते हुए कहा, हो सकता है, लेकिन अगर मैं ठीक हुआ तब तो आप जेल में होंगे, जिसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। कबीर ने समझाते हुए कहा, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? मास्टर जियो ने कबीर से फिर सवाल किया। मेरे हिसाब से जब आपको लोकेशन मिल जाए तब आप पहले एक को लोकेशन को विजिट करने को बोले। वहाँ कुछ ऐसा हो जिसका फायदा उठाया जा सके, उसकी वीडियो बना ली जाए। अगर वहाँ सब ठीक हो तो जब कंसाइनमेंट आ जाए तब गन की सीरियल नंबर दिखाने को बोलेंगे। जिसके बाद गन दिखाएंगे तब हम चुपके से वीडियो बना लेंगे, जिससे उसे हम ब्लैकमेल कर सकते हैं। इसके बाद वो कभी हमारे काम में टांग नहीं अड़ा पाएगा। कबीर ने अपना असली पत्ता खुला। इधर एसपी को भी सब्र नहीं था। वो जल्द से जल्द मास्टर जियो को जेल के अंदर देखना चाहता था। इसलिए उसने अपने पुलिस वाले को फोन करके कहा मास्टर जियो को वो टाइम और लोकेशन भेजे। साथ ही जल्दी ही उसे प्लान को फॉलो करने को कहा। मास्टर जियो अपने रूम में सोच रहा था, तभी उसके एक फोन आता है। वो फोन उठाता है और बहुत सावधानी से कहता है, हेलो, आपकी लोकेशन है अंजार गांव के गोदाम, जहां कोई भी आता जाता नहीं है, इसलिए ये प्लेस सेफ है। और टाइम है सुबह 3:45, क्योंकि इस वक्त पुलिस की गतिविधि एकदम कम होगी। टाइम से पहुंचना। उधर से आदमी ने जल्दी से सारी जानकारी बता दी। मास्टर जियो ने इन्फॉर्मेशन पाते ही सबसे पहले आरके को खबर दी। उसने एक मैसेज के जरिए आरके को लोकेशन और टाइम की जानकारी दे दी। अब प्लान का सारी जिम्मेदारी आरके के हाथ में थी। आरके ने देर न करते हुए अपने आदमी को फोन मिलाया। घंटी जाते ही उधर से आवाज आई, जी भाई, क्या आदेश है? उन पर आदमी ने विनम्रता से पूछा, हमें लोकेशन मिल चुकी है। तुम्हारा काम है कि 2:30 बजे के आसपास अंजार गांव के गोदाम को जाकर चेक करो। वहां जाकर बताना कि क्या जगह है, सेफ है या नहीं। आरके ने आदमी को समझाते हुए जिम्मेदारी दी।
जी भाई, काम हो जाएगा, मैं आपके काम के बाद इन्फॉर्म करता हूँ। उस आदमी ने आदेश स्वीकारते हुए कहा। फोन पर आदेश पाने के बाद वो व्यक्ति समय का इंतजार करने लगा। उसे 1:30 बजे का इंतजार था, क्योंकि जगह शिमला से 1 घंटे की दूरी पर थी। जैसे ही रात का 1 बजता है, उसने अपनी बाइक चेक की कि उसमें कोई दिक्कत तो नहीं, सब कुछ ठीक तो था, और 1:30 बजते ही वो आदमी अड्डे से निकल पड़ा। वो बाइक से 50-60 की स्पीड से आगे बढ़ता जा रहा था। करीब 1 घंटे बाद वो लोकेशन पर पहुंच गया। उसने चारों तरफ ध्यान से देखा, फिर गोदाम के अंदर घुस गया। उसने देखा कि वहां पर कोई नहीं था। उसने गोदाम में सारी जगह चेक की और अंधेरे में छिपने की जगह दिमाग में छाप ली, ताकि वो आरके को अपडेट कर सके। सब कुछ चेक कर लेने के बाद उसने आरके को कॉल किया। भाई, इधर सब सेफ है, आदमियों को छिपने की भी जगह देख ली है, अब आप आ जाओ भाई, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। आदमी ने आश्वस्त करते हुए कहा। ठीक है, मैं निकलता हूँ, आरके ने आदमी को जवाब देते हुए कहा। फोन कटने के बाद में आरके ने सबसे पहले मास्टर जी को फोन करके बताया कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मैं आपको वहां से इन्फॉर्म करता रहूंगा। उसके बाद आरके ने वहां से गाड़ी निकाली और अड्डे से आदमी साथ लिए और गाड़ी में बैठकर वहां से अंजार गांव के लिए निकला। लगातार 1 घंटे चलने के बाद वो लोकेशन पर पहुंचा। उसने अपने आदमी के साथ मिलकर सारी जगह को ठीक से देखा। उसने अपने सारे आदमियों को अंधेरे में छिपा दिया। उनमें से कुछ के पास स्पाई कैमरे भी थे, ताकि वीडियो रिकॉर्ड की जा सके। इसके साथ ही उनके पास वेपन भी थे, ताकि अगर जरूरत पड़े तो उसका भी इस्तेमाल हो सके। आरके ने अब सारी तैयारी कर ली थी और अब उसे सिर्फ सही वक्त का इंतजार था। ठीक 3:20 पर गोदाम के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से कुछ लोग उतरे, जिसमें एसपी भी था, लेकिन वो पहले गाड़ी में ही रुका। जब दोनों पुलिस वाले जगह को देख लेते हैं, इशारा करते हैं, तभी वहां एक ट्रक भी आता है। चूंकि सिर्फ 3 ही आदमी प्लान में शामिल थे, इसलिए वे गाड़ी में से हथियार के बॉक्स से निकालने लगे। उधर आरके ने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, जिसमें एसपी और दोनों पुलिस वाले बॉक्स निकालकर ट्रक में रख रहे थे। तभी एक बॉक्स पुलिस वाले से छूट जाता है और हथियार गिर जाते हैं। अब आरके और उसके आदमियों के पास हथियार के साथ एसपी और उसके दोनों पुलिस वालों का हथियार के साथ वीडियो मिल जाता है। तभी एसपी को शक होता है कि अंधेरे में कुछ छुपा है। वो बंदूक निकाल कर बोलता है, जो भी हो सामने आओ, नहीं तो गन चला दूंगा। तब आरके बाहर आ जाता है और एसपी को घूरते हुए कहता है, हमने भी हथियार दिवाली के नहीं रखे हैं। ये देखकर एसपी पूरी तरह से दंग रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। आर के इशारे से सभी आदमियों को बाहर निकलने को कहता है। सभी आदमी बाहर आ जाते हैं। अब पुलिस के 5 आदमियों के सामने आरके के 6 आदमी थे। सबने एक दूसरे पर बंदूक तान दी। समझदारी इसी में है कि पहले मेरी बात सुन लो, आरके ने एसपी को कहा। मेरी चिंता छोड़ो, अपनी चिंता करो, एसपी ने धमकाते हुए कहा। हथियार के साथ मैंने तुम्हारी और तुम्हारे दोनों आदमियों की वीडियो बना ली है। उसकी कॉपी मैंने मास्टर जियो को भी भेज दी है। तो भलाई इसी में है, अपनी बंदूक नीचे करो और अपने आदमियों से भी ऐसा करने को कहो। आरके ने अपने पत्ते खोलते हुए एसपी को घेर लिया था। बात सुनते ही एसपी के पैरों से जमीन खिसक गई। उसने घबराते हुए कहा कि ये वीडियो तुमने किसी और को तो नहीं भेजी? अभी तक तो नहीं भेजी है, लेकिन अगर तुम बाज नहीं आते, बार बार हमारे रास्ते में आए, तब तुम देखना ये कहां कहां पहुंचती है। आरके ने एसपी को धमकाते हुए कहा। एसपी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। वो बुरी तरह से फंस चुका था, उसे कुछ नहीं सूझा। उसने आरके से कहा, तो मास्टर जियो से कहना मुझे उनसे बात करनी है। इसके बाद एसपी ने तुरंत अपने आदमियों को वहां से निकलने को कहा। तुरंत गाड़ी में बैठकर वो लोग चल दिए। ट्रक ड्राइवर भी अपनी जगह जाने लगा, क्योंकि उसे एसपी ने सिर्फ इसी काम के लिए बोला था। इसके बाद एसपी तेजी से वहां से भाग गया, जैसे उसने भूत देख लिया हो। एसपी के जाने के बाद आरके ने मास्टर जियो को अपडेट कर दिया कि काम हो गया है और अब एसपी कभी काम में बाधा नहीं बन सकेगा। साथ ही उसने ये भी कहा अब वो आपसे बात करना चाहता है। उधर सुबह को एसपी रात की घटना से परेशान था कि अब क्या होगा। वो सोचते हुए ऑफिस पहुंचा। उसने देखा डीआईजी साहब वहां पहले से मौजूद थे। उन्हें देखते ही वो चौंका। उसने मन में सोचा कि कल की बात इन्हें तो पता नहीं चल गई। उसने फिर भी अपने आप को संभालते हुए कहा, डीआईजी को सैल्यूट करते हुए कहा, जय हिंद सर, जय हिंद। डीआईजी ने सैल्यूट का उत्तर देते हुए कहा, तुम्हारा ऑफिस में जो कांड हुआ था उसकी क्या अपडेट है? डीआईजी ने अपडेट मांगते हुए कहा, सर वो कुछ नहीं, शॉर्ट सर्किट था जिससे यहाँ इतना धुआं हो गया था, जिससे कुछ अफसर बेहोश हो गए थे और वे दूसरे दिन ड्यूटी पर थे। इतनी बड़ी बात नहीं है सर। एसपी ने अपने बचाव में सफाई दी। मैं तुम्हें क्या मूर्ख दिखता हूँ? इससे पहले तुमने प्रेस को कहा था कि ये एक साजिश के तहत हमला है। डीआईजी पूरा होमवर्क करके आए थे। सर उस वक्त मुझे लगा वो हमला था, लेकिन बाद में समझ आया कि शॉर्ट सर्किट था। एसपी ने फिर हड़बड़ाते हुए सफाई दी। और ये अतुल का क्या मामला है? जब वो तुम्हारी कैद में था तो तुम्हें केस दर्ज करना था, अपने हीरोगिरी में तुमने उसे जाने दिया। डीआईजी ने फिर अतुल के मामले पर सफाई मांगी। सर मुझे लगा कि वो एक मेन गवाह है, इसलिए उसका सुरक्षित रहना जरूरी है, इसलिए उसके भले के लिए मैंने उसे अलग रखा।
पर वे लोग उसे छुड़ा ले गए। एसपी ने धीमी आवाज में सफाई दी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। अगर तुम्हारी हरकतें नहीं सुधरी तो मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा। फिलहाल मुझे रिटेन में जवाब चाहिए। आखिर मैं आगे क्या जवाब दूंगा? डीआईजी ने एसपी को साफ करते हुए कहा। इसके बाद डीआईजी वहां से निकल गए। एसपी सोच रहा था कि उसकी चाल उसी पर भारी पड़ गई। मास्टर जी वो अकेले ये नहीं कर सकते, जरूर कोई और भी है, पर कौन? एसपी का अगला कदम क्या होगा? क्या एसपी जान पाएगा कि सबके पीछे कौन था? जानने के लिए